जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में एडवांस डिटेल्स दी जाएगी कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाएगा, जहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि जो भर्ती है वो 22,000 पोस्ट पर निकाली गई है और आप लोग इसके फॉर्म 31 जनवरी 2026 से लेकर के 2 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। पहले इसके फॉर्म 21 जनवरी से स्टार्ट होने थे और 20 फरवरी 2026 तक भरे जाने थे, बट इसको अपडेट करके अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 जनवरी से लेकर के 2 मार्च 2026 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। सैलरी आपको 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये दी जाएगी। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही ITI वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो इसमें गाइज SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल EBC के लिए 250 रुपये फीस है और जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये फीस है। और मैं आपको बता दूं कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा, सभी कैंडिडेट जो एग्जाम अटैम्प्ट करेंगे उनको यहाँ पर अगर वो जनरल OBC EWS है तो 400 रुपये फीस रिफंड की जाएगी, और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट है इनको पूरी की पूरी यानी कि 250 का 250 फीस रिफंड कर दी जाएगी। आप एग्जाम के अंदर चाहे फेल हो चाहे पास हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप एग्जाम अटैम्प्ट करिए और आपको ये फीस आपके रिफंड मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप डिटेल में जान लीजिए कि इसमें 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही अगर आप ITI है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपको बोला कि कैंडिडेट शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट, यानी कि कैंडिडेट को 35 kg का एक वेट कैरी करना होगा 100 मीटर तक, 2 मिनट का समय मिलेगा। 1000 मीटर तक रनिंग करनी है, 4 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा। ओनली फॉर 1 चांसेस में एक ही चांस मिलेगा। फीमेल को यहाँ पर 20 किलोग्राम का जो वेट है वो कैरी करना है 100 मीटर तक और 2 मिनट का समय मिलेगा। 1000 मीटर की रेस करनी है, 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने जान लिया है। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज आप यहाँ पर अपनी आरआरबी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर ही रहे कहीं ना कहीं से, तो ऐसे में यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी डिटेल्स लेकर के आया हूँ, बहुत ही अच्छा PDF लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आपको आरआरबी ग्रुप डी 2026 कंप्लीट प्रिपरेशन सिस्टम मिलेगा। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड 60 डे सिस्टम बिल्ट फॉर 2026 सिलेक्शन, और साथ ही आप देख सकते हैं 7 एग्जाम क्रिटिकल PDFs प्लस गाइडेड सपोर्ट आपको मिलेगी। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 डे बाई डे स्टडी प्लान है, मैथ डीप एग्जाम एनालिसिस PDF है, रीजनिंग डीप एग्जाम एनालिसिस PDF, जनरल साइंस फुल लेंथ एग्जाम पैटर्न प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा, फाइनल एग्जाम डे स्ट्रेटजी गाइड एंड एग्जीक्यूशन गाइड आपको मिलेगी। और गाइज ये आपका यहाँ पर एक PDF रहने वाला है जो कि आप बहुत ही कम प्राइस के अंदर परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य जगह से भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ से आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके इस एग्जाम को क्लियर करने में। इसमें आपको टिप्स भी दिए जाएंगे, जो आपको डिटेल्स है आपकी जो पढ़ाई करने की वो तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ आपको टिप्स भी दिए जाएंगे, आपको ट्रिक्स बताई जाएगी, जिससे कि आप अपनी जो एग्जाम की स्टडी है वो अच्छे से प्लान कर सके और अपने एग्जाम को करेक्ट कर सके। आप यहाँ पर इस PDF के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है उसका तो हल्का सा डेमो देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर समझ आ सके कि आपको ये PDF लेने पर क्या क्या मिलने वाला है और किस तरह से आपकी ये PDF आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली है। तो गाइज आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका बाय करने का लिंक दिया है, साथ ही साथ मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप यहाँ पर इसको बाय कर लीजिए। और अगर बाय करने में आपको कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, जाइए इसको बाय कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में अगर गाइज पहले से आप रजिस्टर्ड है इस वेबसाइट के ऊपर, आपने 2024 के अंदर या 2025 के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, या फिर रेलवे का जो कि इस वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ था, तो आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास 2 विकल्प है लॉगिन होने के। पहला है लॉगिन विद आधार, यानी कि आधार का इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो सकते हैं, जिसमें कि आपको वो नंबर यहाँ पर डालना है जो आधार के साथ में लिंक है। फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है, आपके नंबर पर OTP जाएगा, फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। अगर इसमें कोई इशू आ रहा है तो फिर आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे जो आपने उस वक्त बनाया था, और फिर यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अगर गाइज आपका ये वाला पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है, रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस
एड्रेस यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो सिलेक्ट कर लेनी है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। देन ओटीपी सेंड किया जाएगा आपके नंबर और ईमेल के ऊपर। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आपको गाइज यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। गाइज ये तो हुई उन कैंडिडेट की बात जो कि पहले से रजिस्टर्ड है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं उन कैंडिडेट की जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जिनको यहाँ पर पहली बार आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म को फिल करने का मौका मिल रहा है। तो उनको पहले इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद भी आपको यहाँ पर यही नोटिस दिया जा रहा है कि अगर आपने 2024 या 2025 में कोई भी फॉर्म भरा है जो कि CEN आरआरबी के द्वारा जारी हुआ था तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप दोबारा अकाउंट मत बनाइए, आप डायरेक्टली उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कीजिए। बट आप तो फ्रेशर है इसलिए आप यहाँ पर इस वाले पेज पर आए हैं तो आप यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, इसमें आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन हैं। फिर आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर सबसे पहले है फुल नेम। आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा है हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस। और फिर आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके जो आपने नाम बदला है वो आप डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। पर गाइज अगर आपने अपना नाम नहीं बदला 10वीं के बाद में तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ जाएगी। उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आएगा जेंडर, आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। अब आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। अब उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। सेम वे में आप आपकी मदर्स का नेम यानी कि माता जी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। अब आप मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल ओटीपी जनरेट करने के बाद में वो ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। किस माध्यम से आप यहाँ पर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, डिजिलॉकर अकाउंट के माध्यम से या फिर आधार कार्ड के माध्यम से। तो जो भी माध्यम आप सिलेक्ट करना चाहे उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है और फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर के ऊपर वो ओटीपी जाएगा जो कि आपने आधार के साथ में लिंक किया है। उस नंबर पर जैसे ही ओटीपी आए वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही एक डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। फिर आप उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो भी जानकारी आपने भरी उनको चेक करते हुए आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी अभी आपने भरी उनका प्रीव्यू आपके सामने आएगा, यानी कि आप एक बार फिर से सभी जानकारी को चेक कर सकेंगे और देख सकेंगे कि हाँ आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर आप फुल्ली श्योर हो जाए कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है जो मैंने भरी है तो फिर आप यहाँ पर उस जानकारी को सबमिट कर देंगे। जैसे आप जानकारी सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास दो विकल्प है इसमें लॉगिन होने के। एक है लॉगिन विद आधार और दूसरा है लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। अगर आप लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डालेंगे जो आधार के साथ में लिंक है। जनरेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। जब आप उसको यहाँ पर डाल देंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर गाइज यहाँ पर कोई इशू आ रहा है इस वाले माध्यम में तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने नंबर या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर की थी कोई एक चीज़ यहाँ पर डाल देंगे। जो पासवर्ड बनाया था अपनी मर्जी से वो यहाँ पर फिल करेंगे और आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पेज आएगा। आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कि आप किसके ऊपर ओटीपी चाहते हैं, ईमेल या नंबर। जिसके ऊपर भी आप क्लिक कर देंगे उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। वो
वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर RRB सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर RRB सेलेक्ट करने के ऑप्शन नहीं आ रहे तो आपको वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेना है। फिर आप यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है और आप यहाँ पर ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए आए हैं तो आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का पेज आएगा। आप अपना आधार नंबर डालेंगे, जनरेट OTP करेंगे, नंबर आएगा, OTP आएगा आपके नंबर के ऊपर और जैसे आप उसको वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से आपकी जानकारी आ जाएगी। अब आप यहाँ पर जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे, अनमैरिड या फिर मैरिड। उसके बाद में रिलीजन आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो फीस के अंदर छूट मिलती है, जो कि आपसे 500 रुपये फीस ली जा रही है जनरल OBC से और SC ST से 250 रुपये, तो जो बाद में आपको जनरल OBC को 400 रुपये और SC ST को पूरी की पूरी फीस रिफंड की जाएगी। क्या आप वो चाहते कि हमें मिले? अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया तो फिर आपको आपकी फीस रिफंड नहीं होगी और अगर आपने यहाँ पर यस किया तो जो आपको रिफंड करने को बोला है वो फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो सभी कैंडिडेट इसमें यस ही कीजिएगा। इसके बाद में मदर टंग, आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं। जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे उसी में फिर आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद में परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। उस मार्क के बारे में थोड़ा अच्छे से यहाँ पर चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद में सेकंड आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिखिए, अगर नहीं है कोई ऐसा मार्क तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। अब आती है कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी, जनरल SC ST OBC जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी कैटेगरी SC है तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको नेम ऑफ कास्ट यानी कि आपकी कास्ट का क्या नाम है। मैं आपको डेमो के लिए जानकारी फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी कास्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए और उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर दिया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट इनमें से कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, आपको आपका सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें नीचे की तरफ जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है उस पोस्ट के अधिकारी का नाम या फिर उस पोस्ट का अधिकारी जिसने वो जारी किया है। अगर आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार ने जारी किया तो आप यहां पर इसमें तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसमें जिस भी पोस्ट के अधिकारी की पोस्ट लिखी है अगर वो इंग्लिश में है तो आपको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर लेना है गूगल के अंदर जाकर के और फिर इंग्लिश में जो भी उसकी रैंक निकल के आएगी वो रैंक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इन सभी के पोस्ट के अधिकारी द्वारा जो जारी आपके ये सर्टिफिकेट होते हैं सेंट्रल का कास्ट के, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा तालुका मजिस्ट्रेट यानी कि तहसीलदार ने जारी किया इसलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार इस तरह की पोस्ट रहती है तो आपको जैसे कि मैंने कहा कि कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना होगा, वहीं पर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपका आता है किस डेट में सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो जिस भी डेट में जारी हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये डेट भी आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब आता है डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, जो SC ST को मिलता है तो क्या आप वो फ्री रेल ट्रेवल पास लेना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस करें, अगर नो तो आप नो करिएगा। और फिर आप अगर यस कर रहे हैं तो बताइए कि आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है। इसके अलावा आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे चूज फाइल का ऑप्शन है, आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट PDF के रूप में अपलोड करना है। अगर वो इमेज में है तो आप गूगल के अंदर आइए और इमेज टू PDF सर्च कीजिए। ये जो वेबसाइट आएगी पहले वाली ये ओपन कीजिए, उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। इस तरह से फाइल आएगी, कन्वर्ट टू PDF कर दीजिए, आपकी फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस फाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। मैं डेमो के लिए इस फाइल को यहाँ पर अपलोड करके दिखा रहा हूँ और अगर आपकी फाइल का साइज 500 KB से ज़्यादा हुआ तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। इसलिए गाइज आप यहाँ पर गूगल के अंदर आइएगा और आपको PDF साइज इंक्रीज या PDF साइज डिक्रीज, तो अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप लिखेंगे PDF साइज इंक्रीज और अगर आपको कम करना है तो आपको डिक्रीज। तो मुझे डिक्रीज करना है तो मैं यहाँ पर PDF साइज डिक्रीज करता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेस PDF, इसके ऊपर क्लिक करके आप PDF साइज को कम कर सकते हैं और उसके बाद इस फाइल को जैसे आप अपलोड कर देंगे आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी जो PDF फाइल है वो अपलोड कर दी है। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे पोस्टल
एड्रेस डिटेल यानी कि आपके प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो आपका एड्रेस है उसकी पूरी जानकारी आपको एड्रेस के सेक्शन के अंदर भरनी है। फिर आता है प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन, यानी कि आपका जो प्रेजेंट पास की सिटी है या फिर जो आपका मेन टाउन है नज़दीकी वो आप यहाँ पर लिखिएगा और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आप डाल दीजिएगा। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप नीचे इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए और अगर अलग अलग है प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस तो फिर आप यहाँ पर अनटिक करके अलग से भरिएगा। अगर एक ही है तो टिक कर दीजिएगा, फिर आप सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आती है कैटेगरी डिटेल, तो आपसे पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पूछे डू यू नीड स्क्राइब इफ यू राइटिंग एबिलिटी इज अफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन मेंशन्ड इन पारा नंबर 11, यानी कि जो पारा नंबर 11 है उसमें अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए तो आप यस करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है ईश्वर की कृपा से तो आप इसमें नो कर दीजिएगा। फिर पूछा है आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से अगर आप आते हैं तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद पूछे कि क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे के जो करंटली सर्व कर रहे हो, सेवा कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर है नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप यहाँ पर किसी रेलवे के अलावा किसी अन्य डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, तो आप वो सेलेक्ट कर ले। अगर आप बेरोजगार है तो आप नॉट एप्लीकेबल को टिक करेंगे। फिर पूछे कि आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे, क्या आपने रेलवे के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक्ट अप्रेंटिस की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपने की है तो आप यस करने के बाद में आपका ट्रेड बताएंगे। इसमें ट्रेड स्पेसिफिकली सेलेक्ट करने का नहीं आ रहा है इसलिए आप एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने किस डेट में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी अपने एक्ट अप्रेंटिस की, वो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी इस तरह से जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और कब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी उसका जो ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर आप इसमें देखेंगे इफ़ योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट डेट देनी है और मार्क्स ऑब्टेन्ड देने हैं कि आपको कितने नंबर आए थे और उसके बाद में फुल मार्क्स आपको यहाँ पर भरने हैं। तो इस तरह से आप ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर भरिएगा। इसके बाद में गाइज आपके सामने बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी, यानी कि जो फीस आपको रिफंड की जाएगी वो इसी अकाउंट के अंदर की जाएगी और उसी की जानकारी आपसे यहाँ पर ली जा रही है। तो रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस अकाउंट के अंदर आप फीस लेना चाह रहे हैं, जिस नाम पर वो बैंक अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर भरेंगे। आप आपका खुद का नाम दे सकते हैं या फिर अगर आपका किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट होल्डर बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन गाइज आप यहाँ पर रिफंड ऑफ फी बैंक IFSC कोड, यानी कि जो बैंक का IFSC कोड है वो आप यहाँ पर भरिए। अगर आपको नहीं पता IFSC कोड क्या होता है, कहाँ पर मिलेगा, तो आप अपनी बैंक की पासबुक देखिए उसमें IFSC कोड मिलेगा या फिर चेकबुक के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से इन दोनों जगह से नहीं देख पा रहे तो आप गूगल के अंदर आइए और आपको सर्च करना है अपने बैंक का नाम और उसके बाद में वो कहाँ पर स्थित है उसको लिखना है और फिर आपको यहाँ पर बाद में IFSC कोड लिख देना है। इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ये पहली वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको जिस भी बैंक का IFSC कोड सर्च करना है पहले तो वो बैंक सेलेक्ट कर लेना है, फिर वो स्टेट जहाँ पर वो आपका बैंक स्थित है, उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बैंक स्थित है, फिर कौन सी ब्रांच है आपकी वो आपको यहाँ पर लिस्ट से सिलेक्ट कर लेनी है इस प्रकार से जैसे कि आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और नीचे आपको आपका जो IFSC कोड है वो देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका IFSC कोड है। और जैसे ही आपको IFSC कोड प्राप्त हो जाए वो आप यहाँ पर डालिए और कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपका बैंक नेम और आपका बैंक का एड्रेस यहाँ पर फाइंड कर ले जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इसमें ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, अगेन रिफ्रेश कीजिए क्योंकि सर्वर एरर की वजह से इस तरह से आ जाता है। मैंने पहले से इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भरा हुआ है और इसलिए यहाँ पर मेरी 10वीं की जानकारी भरी हुई है। मैं इसी जानकारी को एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना होगा, अपनी स्टेट बतानी होगी जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, 10वीं का रोल नंबर डालेंगे। अब आता है SSLC मैट्रिकुलेशन, SSC 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो जो आपको आपकी सर्टिफिकेट मिली है 10th की वो आपको उठानी है और उस पर जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर जो सीरियल नंबर है, अगर सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर,
वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर आप इसको सेव कर दीजिए। मैं इसको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे कि आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन के ऊपर अगेन क्लिक कीजिएगा और अगर आपके पास ITI है और आप उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट करिएगा। और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको आपका ट्रेड में एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट यहाँ से आपको बतानी है जिस स्टेट से आपने आपकी ITI की है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी जो ITI है वो की है। उसके बाद में आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जहाँ से भी आपने आपकी जो ITI है वो की है। और फिर गाइज आप यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो बताएंगे कि किस डेट के अंदर आपने आपकी जो ITI है वो कंप्लीट कर ली थी, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। फिर आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा, किसके द्वारा आपको ये जारी हुआ है, NCVT या SCVT, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो जो भी है वही आप सिलेक्ट करिए। और उसके बाद में आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर से आप क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अन्य डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेड में स्टेट बतानी होगी जो भी आपके पास स्टेट है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई एक ही चाहिए, चाहे 10वीं हो, चाहे ITI हो या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है। तो तीनों की इन्फॉर्मेशन इसलिए भर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि क्या पता कौन कैंडिडेट किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं तीनों चीज़ें आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप NSC के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने की है यानी कि जिस एस्टेब्लिशमेंट से आपने की है, उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग क्या था, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट आपको इशू किसके द्वारा जारी हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर आप आपका जो सर्टिफिकेट इश्यूड है सिलेक्ट करने के बाद में सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड होगी। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी आपको यहाँ पर आपका जो फोटो है और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। साथ ही आप देखेंगे सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके देख लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह के रिजेक्ट होंगे। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जो आपका कैमरा है वो ऑन कर लेंगे। आप इसको कंप्यूटर से भी कैप्चर कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको ध्यान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिग्नेचर भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और इस तरह से आपका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आई है अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर, इसके ऊपर टिक करेंगे और टिक करने के बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आपका लाइव फोटो अपलोड करने में कोई इशू आ रहा है अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, तो जो यहाँ पर आपको QR कोड देखने को मिलता है, आप इसको जैसे स्कैन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होगी। आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाएंगे आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, और डायरेक्टली आप यहाँ पर आपके जो जो आपका लाइव फोटो अपलोड है उसका ऑप्शन आपके सामने आएगा। आप यहाँ पर अलाउ कर देना और अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर सकते हैं अपने मोबाइल से। आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए जब आप फोटो को कैप्चर कर रहे हो, और आपके रंग बिरंगे कपड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो इशू आता रहता है। तो यहाँ पर आप ये जैसे यस कर देंगे और आपका इस तरह से फोटो आपका कैप्चर हो जाएगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो आ जाएगी। तो मैंने प्रयागराज सेलेक्ट किया, इसमें यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट एक ही है मेरे सामने, NCR पॉइंट्समैन B, तो मैं इसी को प्रेफरेंस दे देता हूं। और अगर आप यहां पर किसी अन्य जोन के अंदर अप्लाई करना चाहते तो आप जाकर के बैक में यहां पर पर्सनल डिटेल के सेक्शन में उस जोन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जानकारी आप पहले ही फिल करके सेव कर चुके हो तो बाकी आपको दोबारा से उसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहां पर आपको अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी जो भी उस जोन के अंदर अभी अवेलेबल है। उसके बाद आप यहां पर नीचे आएंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे, यहां पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और एंटर द पैलेस में आपको अपना नाम नहीं बल्कि जिस जगह से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम भरिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको आपका खुद का नाम नहीं भरना है, अपनी सिटी का नाम देना है जहां से आप फॉर्म को भर रहे हैं। और फिर आप यहां पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से टाइम लेकर के सभी जानकारी चेक कर ले और फिर आप यहां पर इसके ऊपर टिक करें और यहां से सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद अगर आपने यहां पर एक बार और सबमिट कर दिया तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। भले ही आप फीस जमा न करें पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अगर आपको लगता है आपने सबमिट कर दिया और फिर आपको लग रहा है कि यार मेरे से कोई गलती हो गई है तो गाइज आपको फीस पे करनी होगी। फीस पे करने के बाद में जब इसमें आपको एडिट करने का समय मिलेगा उस समय में आप अपनी फीस जो एडिट फीस है वो देने के बाद अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया और आप सोचे कि चलो मैंने फीस जमा नहीं की अब मैं दूसरा फॉर्म भर लूँ, तो दूसरा फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि इसमें आधार ऑथेंटिकेशन होता है, आधार वेरिफिकेशन होता है और वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो नया अकाउंट जब आप बनाएंगे उसमें आधार वेरिफिकेशन
मांगा जाएगा, जो कि आपके पास आधार अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप पहले यूज कर चुके हो, तो वो इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो इसको सबमिट करने के बाद में फीस पे कीजिए, और जब आपको एडिट का समय मिलेगा वहाँ पर एडिट के लिए जो फीस आपसे ली जाती है 250 रुपये, वो दीजिए और अपने फॉर्म के अंदर सुधार कर लीजिए। कोई इशू नहीं होगा और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी आपको इशू किया जाएगा।